नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ अपनी 12th क्लास की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। पीछे अपन ने पढ़ लिया था, अपने पास में एक कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कंप्लीट हो गया था। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कंप्लीट हो गया था अपना। इसमें अपने कुछ पॉइंट रह गए थे, 3 मुख्य पॉइंट थे। उन बिंदुओं को अपन और देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखो, पहला बिंदु क्या कहता है, अपने पास में 3 बिंदु ऐसे बिंदु हैं जो हमारे कूलाम के नियम को प्रदर्शित करते हैं। कूलाम के नियम के लिए हम लोग मान सकते हैं कि आवश्यक शर्तें हैं। तो सबसे पहला अपन पॉइंट देखते हैं कि जो अपन आवेश काम में ले रहे हैं। देखो, कूलाम के नियम में आप लोगों ने 2 आवेश काम में लिए थे, एक Q1 आवेश था, एक Q2 आवेश था। इन दोनों आवेशों के मध्य बल लग रहा था आप लोग के कूलाम बल। तो जो 2 आवेश लिए जाते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं, जो आवेश काम में लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं, वह आवेश बिंदुवत होने चाहिए और स्थिर होने चाहिए। ये पहली कंडीशन है इसके लिए कि जो आवेश अपन काम में ले रहे हैं वो आवेश बिंदुवत होने चाहिए और स्थिर अवस्था में होने चाहिए। देखो, आवेश यदि गतिशील अवस्था में होंगे तो क्या होगा, यदि गतिशील अवस्था में होते हैं तो कूलाम का नियम काम नहीं आता। कूलाम का नियम गतिशील अवस्था में, किनकी गतिशील अवस्था, आवेशों की गतिशील अवस्था, गतिशील अवस्था में काम में नहीं आता, काम में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं, ये आवेश करता है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या कहती है कि जो आवेश अपन काम में ले रहे हैं वो आवेश बिंदुवत होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए। अब देखो, इसके लिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरे पॉइंट में अपन देखेंगे कि जो आवेश, यहां जो बल लग रहा है, तो दूसरा पॉइंट अपना क्या कह रहा है, 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए, परमाणु की अपन बात कर रहे हैं। परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो यहां अपन लोग देख रहे हैं कि कोई भी आवेश लेते हैं, यदि इनकी जो बीच की दूरी है वो 10 की पावर -15 मीटर यानी कि फर्मी से भी यदि अपन कम ले लेते हैं तो एक स्थिति आप लोगों के पास में बन जाती है, या इससे अब देखो, इससे भी कम लेने का मतलब होता है इससे कम कोटि की होनी चाहिए। कोटि जो होगी वो इससे कम होगी। तो कम कोटि की दूरी यदि ले ली जाती है तो वहां पर नाभिकीय बल कार्य करता है, नाभिकीय बल कार्य करता है, कूलाम बल कार्य नहीं करता। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि नाभिक है, नाभिक में धनावेश होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये यहाँ तक तो काम करता है, लेकिन इसके अंदर यदि इलेक्ट्रॉन को अपन ले जाएंगे तो यहाँ इसके अंदर कूलाम बल कार्य न करके, कूलाम बल कार्य नहीं करता है, जबकि कौन कार्य करता है, नाभिकीय बल कार्य करता है। कौन कार्य करता है, नाभिकीय बल कार्य
करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि आवेश स्थिर अवस्था में होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए। दूसरा है कि 10 की पावर -15 मीटर जो दूरी होती है, जो कोटि होती है, इससे कम दूरी नहीं होनी चाहिए। तीसरा अपना पॉइंट क्या कहता है कि हम लोग यदि दो आवेशों के मध्य कूलाम बल देख रहे हैं, तो दो आवेशों के मध्य कूलाम बल यदि कार्य करता है, दो आवेशों के मध्य कूलाम बल कार्य करता है तो कूलाम बल कार्य करता है तो इन दोनों आवेशों के अलावा कोई अन्य आवेश, कोई अन्य तीसरा आवेश लाया जाए तो, तीसरा आवेश लाया जाए तो इस तीसरे आवेश का कूलाम बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मोस्ट आप लोगों के लिए। देखो हम लोग जैसे मैं यहां उदाहरण देके आप लोगों को समझा रहा हूं, हम लोग दो आवेश ले रहे हैं, एक Q1 है, एक Q2 है, इनके मध्य एक बल कार्य कर रहा है जिसको Fa के द्वारा अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ यदि Q3 तीसरा आवेश ले आऊंगा तो तीसरा आवेश यहाँ इनके बीच में या कहीं पर भी लाने से इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि इनके बीच में अलग अलग बल कार्य करेंगे, लेकिन इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा था वो बल ये तीसरा आवेश आने के बाद में भी वैसा का वैसा ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इसका प्रभाव परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में स्थिति बनती है। चलो अब अपने आगे अगला जो पॉइंट आप लोगों का है, वो अगला पॉइंट आप लोगों के ये अध्यारोपण का सिद्धांत है, जिसको अपन देखते हैं कि किसी निकाय में यदि दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हो तो उनके मध्य जो बल कार्य करता है उसको हम लोग किस प्रकार से पढ़ते हैं, इसको अपन एक सिद्धांत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो मैं यहां नेक्स्ट हेडिंग ले रहा हूं, अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो क्या कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत। सिंपल से अपन बात करें, एक निकाय ले लिया अपन ने, एक पूरी टीम है, जैसे अपन पूरी टीम की बात करें, एक पूरी टीम है तो उस पूरी टीम में एक कैप्टन होता है। हम लोग जितने भी खिलाड़ी होते हैं उन सब खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी को अपन कैप्टन बनाते हैं, एक खिलाड़ी को अपन प्रमुख बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पे स्थिति बनती है। अपनी यहाँ एक निकाय है, निकाय एक आवेशों की एक टीम है। यहाँ अपन आवेश ले रहे हैं, एक Q1 ले लिया, एक Q2 ले लिया, एक Q3 ले लिया, Q4 ले लिया, Q5 ले लिया। इस प्रकार से आप लोगों ने आवेश ले लिए। इन आवेशों में से किसी एक आवेश को अपने को क्या मानना होगा, अभिष्ट आवेश मानना होगा। जैसे मैं Q2 को अभिष्ट आवेश मान लूं, अभिष्ट आवेश या बोल सकते हैं विशेष आवेश, क्या बोल सकते हैं इसको, विशेष आवेश, या बोल सकते हैं प्रधान आवेश या प्रमुख आवेश, जो भी आप लोगों के हैं, मतलब ये अलग है, स्पेशल है। इनमें हम लोग इसको विशेष आवेश मानते हैं, विशिष्ट आवेश मानते हैं। इस विशिष्ट आवेश पर इन सभी आवेशों के द्वारा बल लगाया जाएगा। देखो Q5 आवेश भी बल लगाएगा, Q1 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा। तो इन सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों का बीजगणितीय योग, इस निकाय में लगने वाले बलों का बीजगणितीय योग इस आवेश के द्वारा अनुभव किए जाने वाले कुल बल के बराबर होता है। देखो यहां अपन पढ़ रहे हैं बल,
और बल एक सदिश राशि होती है। बल क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। और बल सदिश राशि है, इसका मतलब यहां बलों का जितना भी योग होगा वो सदिश रूप में होगा। तो हम लोग यहां पढ़ते हैं बलों का सदिश योग। इसके लिए अपनी यहां एक आवेश को अभिष्ट आवेश मानते हैं। और इसके लिए आप लोगों की फॉर्मूला बनता है कि निकाय पर लगने वाला कुल बल, निकाय पर लगने वाला कुल बल निकाय में उपस्थित आवेशों के द्वारा लगाए जाने वाले बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि किसी निकाय में, लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, अध्यारोपण के सिद्धांत में थ्योरी लिखनी है आप लोगों को, लिखो यदि किसी निकाय में, यदि किसी निकाय में, यदि किसी निकाय में Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn आवेश उपस्थित हो तो इस निकाय पर लगने वाले कुल बल का मान, इस निकाय पर लगने वाले कुल बल का मान इन आवेशों के द्वारा लगाए जाने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। और ये आप लोगों के फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अपन यहां पे निकालते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं। हमारे पास में एक निकाय है, ये निकाय है। इस निकाय में हम लोग आवेश ले लेंगे Q1, Q2, Q3, Q4। अब इस निकाय को हम लोग निर्देश तंत्र में व्यवस्थित करते हैं। तो आप लोग या तो ऐसे बना लो, वरना अपन इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये मैंने ले लिया एक निर्देश तंत्र, जगह नहीं बचेगी फिर मिटाना पड़ेगा। मैं यहां बना रहा हूं आप लोगों के, ये आप लोगों के पास में हो गया एक निर्देश तंत्र। ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये मूल बिंदु है। ठीक है, यहां हमारे पास में Q1 आवेश होगा। इस Q1 आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश होगा R1 वेक्टर। फिर अपने पास में है Q2 जिसका स्थिति सदिश होगा R2 वेक्टर। फिर होगा आप लोगों के पास में Q3 जिसके लिए होगा स्थिति सदिश R3 वेक्टर। फिर मैं यहाँ ले रहा हूँ आप लोगों के पास में Q4 जिसके लिए R4 वेक्टर। और ये हो गया आप लोगों के पास में Qn जिसके लिए स्थिति सदिश होगा Rn वेक्टर। ठीक है, हम लोग इनमें से किसी एक आवेश को, जैसे मान लो मैं इस Q3 को अभिष्ट आवेश मान लूं, अभिष्ट आवेश, शायद दिख नहीं रहा, बड़ा लिख देता हूं, इसको मान लेते हैं अपने अभिष्ट आवेश। क्या मानते हैं इसको? अभिष्ट आवेश, विशेष आवेश मान लेते हैं। तो इस पे देखो Q1 आवेश के द्वारा इस पर बल कार्य करेगा, तो मैं इसको लिख देता हूं F31 वेक्टर। ध्यान देना यहां पे। फिर Q2 भी इस पे बल लगाएगा, जो क्या होगा आप लोगों के पास में F32 वेक्टर। फिर आप लोगों के पास में Q4 भी बल लगाता है, जो क्या होगा F34 वेक्टर। और एक N भी बल लगाएगा आप लोगों के पास में यहां, जो क्या होगा N, जो आप लोगों के पास में बल लगाता है तो क्या हो जाएगा ये N, ये हो गया F3N वेक्टर। तो इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बनती है। यहां Q3 आवेश पर बल लगाया जा रहा है, तो Q3 आवेश पर बल लगाया जा रहा है, तो आप लोगों को देखो किस प्रकार से निकालना है। इस Q3 आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा F3। क्या होगा बल? F3। अब इस F3 पर कौन कौन सा बल लग रहा है? वही अध्यारोपण का सिद्धांत जो आप लोगों के पास में फॉर्मूला आया था, F इक्वल F1 प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट
एफ एन वेक्टर। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में Q3 हो गया। Q3 पर पहला जो आप लोगों के आवेश है वो बल लगाएगा F31 वेक्टर। देख लो F31 वेक्टर लगा रहा है। फिर आप लोगों के पास में हो गया F32 वेक्टर प्लस, इस सीक्वेंस के आधार पे आप लोग चले तो F33 आना चाहिए ना, लेकिन F33 नहीं आता। फिर आप लोगों के पास में आएगा F34। फिर अपन चलते हैं आगे तो डॉट डॉट लगा के F3n वेक्टर। देखो यहां एक सीक्वेंस हट गया है F33। मैं एक बार इसको समझा देता हूं आप लोगों के। F33 इसका मतलब क्या है, जो ये जो पहला होता है ना ये वाला, इस पर तो बल लगता है और किसके द्वारा लगाया जाता है, जो दूसरा अंक लिखा होता है इसके द्वारा। जैसे यहां लिखा गया है F31 तो 3 पे वो लगाया गया है किसके द्वारा, 1 के द्वारा। फिर ऐसे आप लोगों के F32 लिखा हुआ है तो 3 पर लगाया जा रहा है 2 के द्वारा। अब इसका मतलब 3 के द्वारा किस पर लगाया जा रहा है, 3 के ऊपर, जो असंभव है। कोई भी आवेश अपने आप पे कोई बल नहीं लगाता, स्वयं पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगाता, इसलिए ये आप लोगों के पास में मान प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का। यदि आप लोग Q2 आवेश को अभिष्ट आवेश मान रहे हैं तो F22 नहीं आएगा। यदि Q1 आवेश को अभिष्ट आवेश मानते हैं तो F11 नहीं आएगा। तो ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखो अब अपन आगे इनको हल करते हैं, आप लोगों के पास में सोल्व करेंगे। तो F31 वेक्टर, देखो सबसे पहली चीज वही आप लोग की चीजें आएंगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आएगा ही 100%। फिर अपन चलते हैं तो आपके पास में देखो दो आवेश हैं, एक Q3 और एक Q1। तो Q3 और Q1 अपॉन R31 हो गए यहां तक। ये R31 के वेक्टर का मापांक का स्क्वायर ले लूं और R31 कैप। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो इस प्रकार से अपन मान ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों के पास में हो गया तो F32 वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q2 अपॉन R32 वेक्टर का मापांक का स्क्वायर R32 कैप। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं तो R34 हो गया। R34 के लिए भी ये फॉर्मूला होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 अपॉन R34 के वेक्टर का मापांक का स्क्वायर R34 कैप। ठीक है, इसी प्रकार से मैं लास्ट वाला लिखता हूं तो आप लोग यहां डॉट डॉट लगा के लिख लेंगे, जिससे आप लोग के ये सीक्वेंस आगे चल रहा है। F3n वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Qn अपॉन R3n के वेक्टर का मापांक का स्क्वायर R3n कैप। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में आ रहा है। मैं इन सब का मान रखूंगा यहां पे। देखो एक बार डायग्राम मिटा दूं, चलो अब अपन मान रखेंगे। मैं इसको दे देता हूं समीकरण 1। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर क्या आएगा देखना। समीकरण 1 से ऐसे लिख लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा देखना, F3 वेक्टर इक्वल F31 का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन R31 के वेक्टर का मापांक का स्क्वायर R31 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q2 अपॉन R32 के वेक्टर का मापांक का स्क्वायर R32 कैप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अपने पास में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 अपॉन R34 के वेक्टर का मापांक का स्क्वायर R34 के प्लस डॉट 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 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Qn अपॉन R3n के वेक्टर का मापांक का स्क्वायर R3n कैप। हो गया। अब देखो अपन इसको सोल्व करता है, मिटा दो इनको। चलो
इसको सोल्व करेंगे तो देखो जो चीजें अपनी कॉमन आ सकती है उनको कॉमन ले लें। F3 वेक्टर, जो चीज कॉमन आ सकते हैं उनको कॉमन ले लें। ऊपर देखो Q3 Q3 Q3, सब में Q3 है तो मैं यहां कॉमन ले रहा हूं Q3। नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है तो मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूं। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा आप लोगों के पास में Q1 अपॉन R31 के वेक्टर का मापांक का स्क्वायर R31 कैप प्लस Q2 अपॉन R32 के वेक्टर का मापांक का स्क्वायर और R32 कैप प्लस देखो Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 आना चाहिए ना, लेकिन नहीं, Q3 को अपन ने विशिष्ट आवेश माना था जो बाहर आ गया। अब क्या आएगा Q4 अपॉन R34 के वेक्टर का मापांक का स्क्वायर R34 के प्लस डॉट 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 Qn अपॉन R3n के वेक्टर का मापांक का स्क्वायर R3n के हो गया। मैं यहां आप लोगों के सिग्मा लेता हूं, जोड़ने के लिए समेशन काम में लेते हैं तो R3 वेक्टर ये F3 वेक्टर इक्वल Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो क्या हो जाएगा, यहां पे मैं समीशन ले रहा हूं काम में, अब देखो यहां Q1 Q2 ये है तो I एक सिंबल ले लेता हूं जिसका मान 1 से स्टार्ट है और कहां तक है, n तक है, तो मैं यहां ले लूंगा QI। I का मान 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए, देखो 3 बाहर है, 3 नहीं आना चाहिए तो मैं यहां लिख लूंगा I नॉट इक्वल 3। I का मान 1 से स्टार्ट होगा, n तक है, लेकिन 3 नहीं है इसमें, तो आप लोगों के पास में R3I के वेक्टर का मापांक का स्क्वायर R3I कैप हो गया। ये तो हो गया। अब ये तो कब हुआ, जब अपन इसको Q3 आवेश को अभिष्ट आवेश मानते हैं। ये Q3 को ही क्यों माना, अपन किसको भी मान सकते हैं, समीकरण 2 किसी को भी मान सकते हैं, Q1 को मान सकते हैं, Q2 को मान सकते हैं, Q3 को मान सकते हैं, Q4 को मान सकते हैं, n तक किसी को मान सकते हैं, तो अपन इसके लिए भी एक सिंबल काम में ले लेंगे। देखो मैं यहां लिख रहा हूं आप लोगों के पास में Fj ले लिया मैंने, जो अभिष्ट आवेश लिया गया उसको J ले लिया, तो क्या हो जाएगा देखना, इसको भी अंदर ले रहा हूं, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आप लोगों के पास में समीशन जो I इक्वल 1 to n। I का मान कहां से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है और n तक है। J का मान भी कहां से स्टार्ट होगा, 1 से होगा और n तक होगा, लेकिन कभी भी I और J बराबर नहीं होंगे। जैसे अपने F33 नहीं लिया, R33 नहीं लिया, तो I नॉट इक्वल J, और ये हो गया क्यों, I तो ये हो गया और क्यों J ये वाला हो गया, अपॉन जहां 3 है वहां J ले लो, RJI के वेक्टर का मापांक का स्क्वायर RJI कैप, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास में हो गया एक फॉर्मूला, समीकरण नंबर 3 इसको दे देंगे, जो आप लोगों के पास में किसको प्रदर्शित कर रहा है, जो आप लोगों के अध्यारोपण के सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है। 2 या 2 से अधिक या बहुल आवेशों के निकाय में जो कुल बल कार्य करता है, उस कुल बल के लिए आप लोगों के ये फॉर्मूला हो गया। इसमें आप लोग किसी को भी अभिष्ट आवेश मान सकते हो, किसी भी प्रकार से इसको प्रदर्शित कर सकते हो। तो ये आप लोगों के अध्यारोपण का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। यही अध्यारोपण का सिद्धांत बल में भी काम में आता है, ये अध्यारोपण का सिद्धांत आप लोगों के विद्युत क्षेत्र में भी काम में आता है, और ये अध्यारोपण का सिद्धांत आप लोगों के विद्युत विभव में भी काम में आता है। इस प्रकार से आप लोगों के 3 जगह ही काम में आएगा। तो ये पहला अच्छी तरीके से देख लो, आगे वाले 2 में दिक्कत नहीं आएगी, दोनों पॉइंट अपने आप एक क्लियर हो जाएंगे। एक सही तरीके से कर लिया तो 3 पॉइंट क्लियर हो रहे, इसका मतलब ये मोस्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला पॉइंट अपना क्या कहता है। ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया, इस अध्यारोपण के सिद्धांत के आगे चलते हैं तो अपने पास में एक नया ही टॉपिक आता है, बल कंप्लीट हो गया। मैंने आप लोगों को बताया विद्युत बल के बारे में, कूलाम बल के बारे में, वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, जो सबका स्पेशल है, सबका विशेष होता है। जैसे कोई पुलिस स्टेशन होता है,
अपन बात करें किसी पुलिस स्टेशन की, तो उस पुलिस स्टेशन का एरिया भी फिक्स होता है, मतलब उसका कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। अपन किसी पुलिस सिपाही की बात करते हैं, जैसे कोई पुलिस स्टेशन है, किसी पुलिस स्टेशन की बात करते हैं, या आप लोगों के पास में हो गया पुलिस स्टेशन। यहाँ इस स्टेशन से अपन देखते हैं कि इसके चारों ओर इसका क्षेत्र होता है, क्षेत्र दिया जाता है जहां तक इसका प्रभाव रहता है। इस क्षेत्र से बाहर यदि कोई भी सिपाही खड़ा है तो वो पुलिस वाला नहीं है, वो एक आम व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ होता है, इसके क्षेत्र विशेष में ही इसका प्रभाव होता है। तो अपन देखो प्रत्येक व्यक्ति का कार्य क्षेत्र होता है। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति, एक उदाहरण देते हैं, या अपन किसी पुलिस विभाग में या किसी सरकारी विभाग में जाते हैं तो किसी काम के लिए कहते हैं तो वो कहता है कि नहीं मेरा एरिया वहां तक नहीं होता, वहां उस दूसरे अधिकारी की चीजें हैं, तुम अपन वहां काम नहीं कर सकते। तो यहां पर भी आवेश की अपन बात करें तो प्रत्येक आवेश का एक कोई ना कोई विशेष क्षेत्र होता है जहां तक उस आवेश का प्रभाव होता है, और इस क्षेत्र विशेष को अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं इसे, विद्युत क्षेत्र। तो अपन बात करते हैं, तो अगला अपना पॉइंट आ गया विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र जो है, ये विद्युत क्षेत्र अपने प्रत्येक आवेश का होता है। तो अपन यहां लिखेंगे प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इसका प्रभाव रहता है, जहां इसका प्रभाव रहता है क्या कहलाता है, ये क्षेत्र विशेष क्या कहलाता है, उस आवेश का, या बोल सकते हैं उस विद्युत आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये अपने पास में हो गया विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र को हम लोग कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई के द्वारा। तो देखते हैं अपन, प्रत्येक वस्तु का एक विशेष क्षेत्र होता है जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और अगला अपना जो इसी का अगला पॉइंट आता है, तो अपने पास में आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला इसी का पॉइंट है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग कोई एक आवेश लेते हैं, जैसे कोई एक आवेश आप लोगों ने ले लिया, ये क्यों आवेश ले लिया, इस क्यों आवेश के चारों ओर का ये क्षेत्र इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। हम लोग कोई दूसरा परीक्षण आवेश लेके आते हैं, जब दूसरा परीक्षण आवेश यहाँ लाएंगे, इसकी विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, तो इनके मध्य एक बल कार्य करता है। तो इसे परीक्षण आवेश, आप लोगों के पास में एक शब्द आया है परीक्षण आवेश। इस परीक्षण आवेश को हम लोग किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्यू नोट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये जो परीक्षण आवेश होता है, ये परीक्षण आवेश एकांक आवेश होता है। मतलब इसका परिमाण कितना होता है, इसका परिमाण 1 होता है। कितना होता है इसका परिमाण, इसका परिमाण 1 होता है। परिमाण कितना होता है, 1 होता है। और ये जो आप लोगों के पास में आवेश जो होता है, ये एकांक आवेश तो होता ही है, साथ में ये धनावेश होता है। कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। फिर अपन बात करें तो इसकी विशेषता और होती है, यह किसी अन्य आवेश पर
बल नहीं लगाता, बल नहीं लगाता, लेकिन दूसरे आवेश के द्वारा लगाए गए बल को अनुभव करता है, लगाए गए बल को अनुभव करता है, बल को अनुभव करता है। और एक चीज और है, इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो इस प्रकार से एक बार नोट कर लो आप लोग, परीक्षण आवेश की विशेषताएं हैं, इनको नोट कर लो। तो अपने पास में ये विशेषताएं होगी आवेश की, परीक्षण आवेश की। तो अपन बात करते हैं कि जब परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, परीक्षण आवेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो इस पर एक बल कार्य करता है। तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आप लोगों के पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर लगने वाला बल बटा परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। तो ये आप लोगों की स्थिति बन गई। चलो अब अपन बात करते हैं, तो ये जो आप लोगों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको ई वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और ये हो गया आप लोगों के पास में एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। इसका आप लोग यदि केवल परिमाण भी ज्ञात करना चाहते हैं तो ई बराबर एफ अपॉन क्या हो गया, क्यू नॉट। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अब जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र का मात्रक यदि अपन देखेंगे, विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। यहां मैंने आप लोगों को बता दिया, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। यह जो इसका मात्रक होगा वो मात्रक अपन देखते हैं, एसआई मात्रक क्या होगा इसका, इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम होगा। ठीक है, चलो ये हो गया आप लोग की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यदि अपन आगे चलते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद अपन बात करेंगे तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन निकाल लेते हैं। किसी बिंदुवत आवेश, किसी पॉइंट जो आप लोग के चार्ज होता है, उस पॉइंट चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, उसके लिए आप लोग के पास में फॉर्मूला आता है जो किस प्रकार से आएगा, इन सब के बारे में यहाँ अपन देख लेते हैं। एक चीज आप लोगों को फिर मैं रिपीट कर दूं, आगे वैसे आप लोगों के विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं जो होगी उन सब में आएगा। तो अपन यहाँ एक चीज का ध्यान दे लें, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र हमेशा धनावेश से बाहर की ओर होता है और ऋणावेश के अंदर की ओर होता है। ठीक है, अपन इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र अपन लें, जैसे ये एक विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में कोई अपन धनावेश रखेंगे तो धनावेश पर इस साइड में बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। और अपन यदि कोई माइनस आवेश ले लें तो इसमें विपरीत दिशा में बल कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने पढ़ ली। इसका मात्रक भी आप लोगों ने देख लिया। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो अपन और देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र जो है वो किस किस पर निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का प्रभाव क्षेत्र होता है। अपन देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। क्लियर, कहां से कहां तक होती है, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र जो होता है, यह विद्युत क्षेत्र यहां जो अपन परीक्षण आवेश ला रहे हैं उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब ये बल पर आधारित होता है। ठीक है, और वही चीजें हैं, दूरी पर वो डिपेंड करता ही है। यहां अपन ले लेते हैं किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला पॉइंट अपना है
बिंदुवत आवेश के कारण बिंदुवत आवेश के कारण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से है, ये किस प्रकार से प्रदर्शित होती है, अपने को यहां देखना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन यदि प्रदर्शित करना चाहिए तो सबसे पहले अपन लेंगे कोई क्यू आवेश, ये ले लिया मैंने क्यू आवेश। इस क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर मैं ले आता हूं परीक्षण आवेश, ठीक है। इस परीक्षण आवेश को मैं ला रहा हूं तो यहां ये जो आप लोगों के पास में इसका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो अपने पास में विद्युत क्षेत्र की परिभाषा अनुसार अपने पास में फॉर्मूला क्या आया था, E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट, ये आया था। अब देखो कूलाम के नियम से कूलाम का नियम क्या कह रहा है, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो दो आवेश हैं, एक क्यू आवेश है, दूसरा आप लोगों के पास में क्यू नॉट आवेश है, r दूरी है तो r स्क्वायर हो गया। अतः इसको समीकरण 1 दे देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर क्या हो गया, समीकरण 1 में मान रखने पर आप लोगों के पास में हो गया E इक्वल 1/क्यू नॉट और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट गया तो आप लोगों के पास में आ गया E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आप लोगों के पास में बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान आ गया और ये सदिश राशि होती है, इसलिए इसका सदिश रूप देख लेते हैं अपन। सदिश रूप देखो क्या होगा, सदिश रूप आप लोगों के पास में E वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये हो गया आप लोगों के पास में सदिश रूप, ठीक है। जब अपन बात करते हैं, समीकरण 3 ले लेंगे इसको, जब अपन बात करते हैं E व R के मध्य क्या संबंध होता है, यदि अपन R का मान बढ़ाते हैं तो E का मान घटता है, तो अपन ग्राफ देख लेते हैं E व R के मध्य। देख लो एक बार, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट अपना है इसी का है, E व R के मध्य वक्र, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, E व R के मध्य वक्र। क्या होगा E व R के मध्य वक्र, आपको पता है E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर होता है, तो आपके पास में ये स्थिति हो गई। मैं इसको R के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको E के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप लोगों के पास में ये स्थिति बन जाती है, क्योंकि E जो होता है वो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से वक्र बनता है। इसको आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, ये वक्र आप लोगों के 1/r स्क्वायर और ये E, इसको ऐसे बना सकते हो, ये सीधी रेखा बन जाएगी, क्योंकि E जो होता है ये 1/r स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो ये आप लोगों के पास में वक्र बन गए। तो ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था, आप लोगों के छोटा सा पॉइंट था जो अपन ने देख लिया। अब देखो अभी तक आप लोगों के पास में दो फॉर्मूले आए हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, एक फॉर्मूला आप लोगों के पास में ये वाला फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखना, ये इसका सदिश रूप ये हो गया, तो ये फॉर्मूला आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आएगा, ठीक है। इसमें देखो आप लोगों के पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वही होती है, कितनी होती है आप लोग बताएंगे जरा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10 की पावर 9। बताओ क्या होती है, 9 × 10 की पावर 9, बोलो तो सही, कितना होता है 9 × 10 की पावर 9, आगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये आप लोग के पास में पॉइंट हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज के लिए वीडियो इतना ही है, अगले वीडियो में अपन इससे आगे वाला पॉइंट देखेंगे
इसी का अध्यारोपण का सिद्धांत आएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी, उनको अपन आगे पढ़ेंगे। और आप लोग के जितने मैंने ये पॉइंट करवाई है, इन पॉइंटों को आप लोग पेन कॉपी में लिख के और रिटर्न में आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। ये समय आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। अभी एक स्थिति ये बन रही है कि हम लोग ये देखें कि आज प्रेजेंट में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आज से पहले आप लोगों ने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। आज जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे वाले समय में आप क्या पढ़ रहे हो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है मात्र 5% स्टूडेंट ही पढ़ रहे हैं, मात्र 5%, मतलब 95% स्टूडेंट टाइम पास कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों के पास मौका है, आप उन 5% स्टूडेंटों में आइए और उन 95% स्टूडेंटों को पीछे छोड़ते हुए आप लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है।